प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए फाइनल के इतिहास विषय के प्रथम प्रश्न पत्र में आयुक्तालय द्वारा निर्धारित 5 जुलाई माह के पाठ्यक्रम से पानीपत का तृतीय युद्ध एवं उसके परिणामों के संबंध में हम चर्चा करेंगे। पानीपत का नाम सुनकर ही हमारे मस्तिष्क में एक भात उभरती पानीपत के जो बार बार के जो युद्ध हुए उसमें हम कहेंगे हमारी पराजय हुई। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, जिससे बाद में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। ये इसका महत्वपूर्ण परिणाम था। पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने हेमू को पराजित किया और भारत में मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ता प्रदान करने की शुरुआत हुई। ये इसका महत्वपूर्ण परिणाम था। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की हार हुई। मराठों का जो दिल्ली पर साम्राज्य स्थापित करने का सपना था वो ध्वस्त हो गया और अंग्रेज शक्ति का शक्तिशाली होना या अंग्रेज़ों की ताकत का बढ़ना इस पानीपत के तृतीय युद्ध का महत्वपूर्ण परिणाम था। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। इस युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व पेशवा बालाजी बाजीराव का चचेरा भाई सदाशिवराव भाऊ कर रहा था और पेशवा का पुत्र विश्वास राव भी भाऊ के साथ था। एक दिन के इस युद्ध में मराठों की बुरी तरह हार हुई। सदाशिवराव और विश्वास राव के साथ ही अनेक मराठा योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए। लगभग 75,000 मराठों ने इसमें अपनी जान गंवाई। सैनिक और असैनिक दोनों ही थे इसमें शामिल। इस युद्ध में मराठों की हार की सूचना पेशवा को कुछ व्यापारियों ने दी, जो आलंकारिक भाषा में इस प्रकार थी: 2 मोती जल में घुल गए, सोने की 27 मोहरें खो गई, चांदी और तांबे की जो हानि हुई उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इस आलंकारिक भाषा के अनुसार 2 मोती विश्वास राव और सदाशिव राव थे। 27 सोने की मोहरों से तात्पर्य 27 वीर नायकों योद्धाओं से था। चांदी और सोना सामान्य सैनिकों के लिए प्रयुक्त की गई संज्ञा थी। काशीराज पंडित ने पानीपत के तीसरे युद्ध का आंखों देखा हाल लिखा, जो कि शांति वार्ता में भाग लेने के कारण इस युद्ध का एक साक्षी था। इस युद्ध में मराठा तोपखाना का संचालक इब्राहिम खां गार्दी था। अब्दाली का भारत पर यह 5वां आक्रमण था। उसका पहला आक्रमण 1747 में हुआ था। हम देखें कि पानीपत के इस तृतीय युद्ध के कारण क्या थे। किसी भी ऐतिहासिक घटना के कारण एक दिन में उत्पन्न नहीं होते। हाँ, तात्कालिक कारण जरूर पिछले सारे कारणों पर भारी पड़ता है। तो इस युद्ध के पहले कारण में हम देखें कि मुगल साम्राज्य के पतन से भारत में जो शक्ति शून्यता उत्पन्न हो गई थी, उसने विदेशियों को भारत पर आक्रमण करने और इसकी धन संपदा को लूटने की प्रेरणा दी। अब्दाली से पूर्व 1739 में नादिर शाह भारत को लूटकर इसकी अपार धन संपदा को अफगानिस्तान ले गया था, जिसमें हमारा प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी था। अहमद शाह अब्दाली उसी का उत्तराधिकारी था। वह भी भारत में लूटपाट करना चाहता था। वह इससे पूर्व भारत पर 4 बार आक्रमण कर चुका था और पंजाब क्षेत्र पर अपना अधिकार भी स्थापित कर चुका था या मुगल सम्राट से एक प्रकार से ले चुका था। यदि मुगल इस समय शक्तिशाली होते या दिल्ली में कोई अन्य सत्ता शक्तिशाली होती तो शायद विदेशियों को इससे भारत पर आक्रमण करने का मौका नहीं मिलता।
मराठों की हिंदू पद पातशाही की नीति इस युद्ध का दूसरा कारण माना जाता है। मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 ईस्वी तक जो पेशवा रहे, उन्होंने मुगल साम्राज्य की कमज़ोर स्थिति को भांप लिया था और उत्तर भारत में मराठों को अपना राज्य स्थापित करने का सपना दिखाया था। उन्होंने कहा, यदि हम प्रयास करें तो कटक से अटक तक का प्रदेश मराठों के अधिकार में हो सकता है और भारत में मुस्लिम नहीं हिंदू साम्राज्य की स्थापना दिल्ली पर हो सकती है। इसी हिंदू पद पातशाही की नीति के कारण मराठों ने उत्तर भारत में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। गुजरात और मालवा तक बढ़ते बढ़ते वो दिल्ली तक पहुंच गए थे और कहें कि एक प्रकार से मुगल सम्राट पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। युद्ध का तीसरा कारण माना जाता है 1752 का मुगल मराठा करारनामा। इस करारनामा के अनुसार मराठों को 50 लाख रुपए वार्षिक के बदले मुगल साम्राज्य के आंतरिक और बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा करनी थी। इसके बदले में उन्हें अजमेर का प्रदेश दिया गया। पंजाब, सिंध और दोआब से चौथ वसूल करने का अधिकार भी दिया गया। यद्यपि इस करारनामे को मुगल सम्राट ने पूरी तरह स्वीकार नहीं किया था, मगर नवाब वजीर सफदरजंग ने फिर भी मराठों की सारी बातें मान ली थी। इस युद्ध के चौथे कारण में हम सम्मिलित करते हैं मराठों द्वारा नजीबुद्दौला को दिल्ली से निकालना। नजीबुद्दौला को 1757 में अहमद शाह अब्दाली ने मुगल साम्राज्य का मीर बख्शी नियुक्त किया था, मगर उसकी अशिष्टता के कारण मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय परेशान हो गया था, जिसके कारण वजीर गाजिउद्दीन ने मराठों की सहायता से नजीबुद्दौला को दिल्ली से बाहर निकाल दिया। यह एक प्रकार से अहमद शाह अब्दाली की शक्ति को चुनौती थी कि उसके द्वारा की हुई व्यवस्था में मराठों ने हस्तक्षेप किया और बाद में इसी नजीबुद्दौला ने अब्दाली को दिल्ली आकर मराठों को दिल्ली से निकालने का आग्रह किया या निमंत्रण भेजा। मराठों का पंजाब पर अधिकार करना, इसे हम एक प्रकार से इस पानीपत के तृतीय युद्ध का तात्कालिक कारण मान सकते हैं। इस समय पंजाब पर अब्दाली के पुत्र तैमूर का शासन था। मराठों ने रघुनाथ राव के नेतृत्व में तैमूर को पंजाब से बाहर निकाल दिया और 75 लाख रुपए वार्षिक के बदले अदीना बेग खां को पंजाब का गवर्नर नियुक्त कर दिया। ये 1758 की घटना थी। अदीना बेग की मृत्यु के बाद साबाजी सिंधिया ने पंजाब के गवर्नर का पद संभाल लिया था। इसे अब्दाली सहन नहीं कर सका क्योंकि वह पंजाब को अपने राज्य का ही एक हिस्सा मानता था। इसके अलावा हम ये कहें कि नजीबुद्दौला और बंगश पठानों ने भी अब्दाली को सहायता का पूरा वचन दिया और उसे मराठों को दिल्ली से निकालकर दक्षिण भेजने का अनुरोध किया। इन सब कारणों से अब्दाली एक विशाल सेना के साथ दिल्ली की ओर बढ़ा। उसने सिंध 1759 के अंतिम दिनों में सिंध नदी पार करके पंजाब पर अधिकार कर लिया। साबाजी और दत्ताजी सिंधिया अब्दाली को रोकने में असमर्थ रहे और वो दिल्ली की तरफ लौट आए। दिल्ली के पास बुराड़ी घाट के युद्ध में दत्ताजी मारे गए। जनकोजी और मल्हार राव भी अब्दाली को रोक नहीं पाए। ऐसी स्थिति में पेशवा ने अपने चचेरे भाई सदाशिवराव भाऊ को एक सेना देकर के अब्दाली का मार्ग रोकने के लिए दिल्ली की ओर भेजा। इस सेना के साथ पेशवा का पुत्र विश्वास राव भी था। भाऊ ने 22 अगस्त 1760 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। उसने 7 अक्टूबर को कुंजपुरा भी जीत लिया और आगे बढ़ कर के पानीपत के मैदान में आ गया। अब्दाली भी नवंबर 1760 में पानीपत के मैदान में आ रहा था।
इस प्रकार नवंबर 1760 से दोनों पक्षों की सेनाएं आमने सामने आ गई। कोई भी पक्ष युद्ध नहीं करना चाह रहा था। दोनों पक्षों के सामने अपनी अपनी समस्याएं थी। इसके लिए शांति की बातचीत भी हुई, मगर कुछ निर्णय नहीं हो सका। फलस्वरूप 14 जनवरी 1761 के इस एक दिनी युद्ध में एक दिन का युद्ध हुआ, जिसमें मराठों की बुरी तरह हार हुई। 75,000 सैनिक और असैनिक मराठे मारे गए और अफगान जीत के अहमद शाह अब्दाली की एक प्रकार से जीत हुई। इस पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की हार के कारणों के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। जैसे कि जदूनाथ सरकार का कहना है कि अहमद शाह अब्दाली के पास भाऊ से अधिक सेना थी। उनका कहना है कि अब्दाली के पास 60,000 और भाऊ के पास 45,000 सेना थी। इस अधिक सेना के कारण भी अब्दाली का पलड़ा भारी रहा और मराठों की हार हुई। मराठों की हार का जो प्रमुख कारण माना जाता है वो है मराठों के पास रसद की कमी होना। भाऊ ने जब दिल्ली छोड़ा तो पीछे रसद के मार्गों की रक्षा का प्रबंध नहीं किया, प्लस अब्दाली ने उसके रसद के मार्ग काट दिए। मराठा सेना में एक प्रकार से अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। वे अपने घोड़ों को मारकर खाने लगे और 13 जनवरी को तो कुछ अधिकारी और सैनिक भाऊ के पास पहुंचे और उससे निवेदन किया कि हमारे पास खाने को अन्न नहीं है, 2 दिन से हमें अन्न का दाना नहीं मिला है, हम भूख से ही मर जाएंगे। इससे अच्छा है कि हम शत्रु के विरुद्ध लड़ते हुए मरें, फिर जो भाग्य में होना होगा वो हो जाएगा। इस प्रकार रसद की कमी के कारण मराठों को तुरंत ही आक्रमण करना पड़ा। अब्दाली की जीत का जो कारण माना जाता वो ये भी है कि उत्तर भारत की जो मुस्लिम शक्तियाँ थी, नजीबुद्दौला, हाफिज रहमत खां, रुएला सरदार सादुल्ला खां, अवध का नवाब शुजाउद्दौला इत्यादि अब्दाली की सहायता कर रहे थे। सिडनी ओवन तो यहाँ तक लिखते हैं कि अहमद शाह अफगान था, उसे रोहेलों से सहानुभूति थी और कट्टर मुस्लिम होने के कारण उसे अपने अभियान में अन्य सहधर्मियों से भी सहायता मिली। जबकि मराठे अकेले ही लड़ रहे थे। उनकी विवेकहीन लूटमार की नीति के कारण सिखों, जाटों, राजपूतों या अन्य हिंदू शासकों ने उनकी सहायता नहीं की, जिससे उनकी शक्ति कमज़ोर हुई। मराठों में आपसी वैमनस्य का होना, जिसके कारण वो एक होकर के नहीं लड़ सके। सदाशिवराव भाऊ मल्हारराव होलकर को एक व्यर्थ का वृद्ध पुरुष समझता था और मल्हारराव भाऊ ने होलकर ने गुस्से में कह भी दिया था कि ये पुणे का ब्राह्मण, यदि इसके अहंकार को चूर चूर नहीं किया गया तो शायद ये हमसे और अन्य मराठों से अपने कपड़े धुलवाएगा। अनुशासन का मराठा सेना में अभाव था, सबके अपने अपने मत थे, मराठे एक होकर के युद्ध नहीं कर पाए। इसके अलावा अब्दाली एक कुशल सेनापति था, उसका सैन्य संगठन उत्तम था, उसके पास हल्का तोपखाना था जो कि मराठों की भारी तोपों के मुकाबले एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सका और ऊँटों पर घूमने वाली उसकी तोपों ने मराठों का एक प्रकार से सर्वनाश कर दिया। काशीराज पंडित लिखते हैं कि सदाशिवराव भाऊ का दम्भी होना भी इस युद्ध में मराठों की पराजय का कारण बना। वह युद्ध परिषद के अनुभवी सदस्यों की सलाह नहीं लेता था, अपनी मनमर्जी से फैसला करता था। जब सूरजमल जाट ने उसे महिलाओं, बच्चों और अन्य
लोगों को भरतपुर छोड़ने या रास्ते में सुरक्षित स्थान पर छोड़ने के लिए कहा ताकि सेना को उनकी सुरक्षा का व्यर्थ का प्रयास नहीं करना पड़े। उसने भारी तोपें ग्वालियर या झांसी में छोड़ने का सुझाव दिया, जिसे भाऊ ने नहीं माना। वो किसी की नहीं सुनता था। ये भी जिसके कारण उसे अन्य शक्तियों से भी सहयोग नहीं मिला और मराठों ने भी मन से उसका साथ नहीं दिया, जिसके कारण मराठे हार गए। मराठों की हार का एक कारण यह भी माना जाता है कि मराठों ने अपनी परंपरागत युद्ध पद्धति, छापामार युद्ध पद्धति का परित्याग कर दिया था। उन्हें मैदानों में लड़ने का अभ्यास कम था। वो बिना घोड़े पर बैठे युद्ध नहीं कर सकते थे, जबकि उनके अधिकांश घोड़े मर चुके थे। पैदल लड़ने का उन्हें अनुभव नहीं था, जिसके कारण भी युद्ध में उनकी हार हुई। पानीपत के युद्ध के क्या परिणाम निकले, इस पर हम थोड़ी चर्चा करते हैं। जैसा कि सभी युद्धों के परिणामों में शामिल होता है जन धन की हानि होना, इस युद्ध में भी लगभग 75,000 मराठे मारे गए, जिनमें सैनिक और असैनिक दोनों ही सम्मिलित थे। प्रमुख मराठा नेता मारे गए। महाराष्ट्र में एक प्रकार सा शोक सा छा गया। इतिहासकारों का कहना है कि महाराष्ट्र में शायद ही कोई ऐसा परिवार था जिसने अपना परिजन नहीं खोया हो। ये युद्ध का एक सामान्य परिणाम होता है, पर युद्ध का जो महत्वपूर्ण परिणाम था वो था युद्ध में मराठों की हार के आघात से पेशवा बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाना। पेशवा अपने पुत्र और चचेरे भाई की मृत्यु को सहन नहीं कर पाया और मराठा सेना के संहार के कारण उसे आघात लगा और कुछ दिनों बाद ही 1761 ईस्वी में पेशवा की मृत्यु हो गई। मराठों का उत्तर भारत पर अधिकार करने का जो स्वप्न बाजीराव प्रथम ने संजोया था, इस युद्ध में हार के कारण वह ध्वस्त हो गया। इसके बाद पानीपत में हार के बाद मराठों ने फिर कभी यह सपना नहीं देखा। यद्यपि 1772 में महाराजा सिंधिया के नेतृत्व में मराठा सेना ने मुगल सम्राट को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बिठाया था, मगर अब एक प्रकार से हम कहें वो सेनापति के रूप में ही कार्य कर रहे थे। मालिक बनने का उनका सपना चूर-चूर हो गया था। इसी पानीपत के तीसरे युद्ध का जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक परिणाम निकला वो था अंग्रेज शक्ति का उदय। सिडनी ओवन इस संबंध में लिखते हैं कि इससे मराठा शक्ति कुछ काल के लिए चूर-चूर हो गई। यद्यपि यह बहुमुखी दैत्य मरा तो नहीं, परंतु इतनी भलीभांति कुचला गया, मराठों के लिखा गया है, यह लगभग सोया रहा और जब यह जगह तो अंग्रेजी से निपटने के लिए तैयार थे और अंत में से जीतने में सफल हुए। मुगल साम्राज्य पहले ही पतन की ओर अग्रसर था या पतन उसका हो ही गया था। सम्राट गद्दी पर बैठने के लिए भी दूसरों का आश्रित था। दूसरी ओर मराठे पानीपत के इस युद्ध में बुरी तरह निराश और पराजित हुए कि लंबे समय तक उन्होंने उत्तर भारत में हस्तक्षेप नहीं किया। तब तक अंग्रेजों ने अपनी शक्ति बढ़ा ली और उत्तर भारत पर राज्य करने के लिए तैयार हो गए। इस संबंध में इतिहासकार G.S. सरदेसाई लिखते हैं कि ये एक विशेष बात है कि जिस समय मराठा तथा मुसलमान दो योद्धा कुरुक्षेत्र के प्राचीन युद्ध क्षेत्र में जीवन एवं मृत्यु से संघर्ष कर रहे थे, क्लाइव जो अंग्रेजी साम्राज्य का प्रथम संस्थापक था, तत्कालीन प्रधानमंत्री लॉर्ड चेथम से भारत में अंग्रेजी राज्य की संभावना के विषय में बातचीत करने के लिए वापस इंग्लैंड जा रहा था।
अप्रत्यक्ष रूप से पानीपत के युद्ध ने भारत में सर्वोच्चता के लिए संघर्ष के लिए एक अन्य प्रतिद्वंदी ला खड़ा किया। वास्तव में यह इस युद्ध का सीधा परिणाम था और इसने भारतीय इतिहास को एक नया मोड़ दे दिया। इस प्रकार इस युद्ध ने अंग्रेजों को अपनी शक्ति बढ़ाने में एक बड़ा योगदान दिया। इस युद्ध के परिणामों में हम एक परिणाम और भी सम्मिलित कर सकते हैं, वो है मराठों में पारस्परिक फूट। पेशवा बालाजी बाजीराव की मृत्यु के बाद माधवराव पेशवा बना, जो कि एक कम आयु का नवयुवक था। रघुनाथ राव, जिसकी महत्वाकांक्षा पर बालाजी बाजीराव के कारण नियंत्रण लगा हुआ था, वह इस काल में उच्चसंकल हो गया और इतना उच्चसंकल हो गया कि पेशवा बनने के लिए उसने अपने भतीजे नारायण राव की हत्या तक कर दी। सर जदुनाथ सरकार लिखते हैं कि पानीपत के युद्ध के फलस्वरूप बालाजी बाजीराव सहित लगभग सभी प्रमुख मराठा नेता समाप्त हो गए, परंतु रघुनाथ राव या रघुनाथ दादा, जो मराठा इतिहास का सबसे निकृष्ट व्यक्ति था, की स्वार्थ लिप्सा के द्वार खुल गए। दूसरी हानियां तो समय के साथ साथ पूरी हो गई, परंतु पानीपत की पराजय का सबसे बड़ा दुष्परिणाम यही निकला। इस प्रकार इस वीडियो में हमने पानीपत के सच्चे युद्ध के कारण, उसमें मराठों की हार और युद्ध के परिणामों पर चर्चा की है, जिसमें हमने विश्वविद्यालय परीक्षाओं में आने योग्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ ही कंपटीशन की दृष्टि से भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसे पानीपत के तृतीय युद्ध का आंखों देखा हाल किसने लिखा, काशीराज पंडित ने, मराठा सेना में तोपखाने का नेतृत्व किसने किया, इब्राहिम खां गारदी ने, या पानीपत के युद्ध का सबसे अधिक महत्वपूर्ण परिणाम क्या निकला, भारत में अंग्रेज शक्ति का शक्तिशाली होना, इन सब पर हमने चर्चा की है। जय हिंद।